क्या हटेगा ई रिक्शा से बैन? क्या होगा ए राजा और कनिमोझी की जमानत याचिका का? कैसे मोदी ने नाराज किया हुड्डा को? क्यों हुड्डा के खिलाफ हुई हूटिंग और क्यों सरकार ले रही है आरटीओ को बंद करने का फैसला? देखिए सभी खबरें विस्तार से नेशनल ट्रेंडिंग न्यूज में। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का 70वां जन्मदिन है, जिसे पूरे देश में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के 9वें प्रधानमंत्री देश में कंप्यूटर क्रांति के जनक माने जाते हैं। आज पूरे देश में राजीव गांधी को तहे दिल से याद किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में आज ई रिक्शा मसले पर सुनवाई होगी। ये सुनवाई उस पुनर्विचार याचिका पर होगी जिसमें हाईकोर्ट से अपने उस फैसले पर विचार करने की अपील की गई है जिसके तहत ई रिक्शा पर बैन लगाया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते 21 जुलाई को ई रिक्शा पर बैन लगाने के आदेश दिए थे। पटियाला हाउस कोर्ट आज पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि ए राजा और कनिमोझी 2G घोटाले में आरोपी और ईडी ने ए राजा, कनिमोझी और दूसरे आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट में आज ब्लैक मनी के मसले पर सुनवाई होगी। पूर्व लॉ मिनिस्टर राम जेठमलानी ने अपनी याचिका में मांग की है कि केंद्र सरकार काला धन वापस लाने के लिए ठोस और जरूरी कदम उठाए। जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट से काला धन वापस लाने के लिए केंद्र सरकार को जरूरी आदेश देने की भी अपील की है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि ये बिल असंवैधानिक है और इस बिल को रद्द करना चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने जजों की नियुक्ति को लेकर बने न्यायिक नियुक्ति बिल को सदन में पेश किया था, जो दोनों सदनों से पास हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हरियाणा दौरे पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर जमकर निशाना साधा। कैथल में नेशनल हाईवे के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम हुड्डा भी मौजूद थे। मोदी ने बिना नाम लिए विकास और करप्शन के मसले पर हुड्डा को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही मोदी ने बीजेपी का एजेंडा भी साफ कर दिया। हालांकि ये सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन पीएम मोदी और सीएम हुड्डा दोनों ही मंच का सियासी इस्तेमाल करते दिखे। कैथल के कार्यक्रम में सीएम हुड्डा के लिए उस वक्त हालात बेहद असहज हो गए जब उनके भाषण के दौरान जनता बार बार जोर शोर से मोदी के नारे लगाने लगी। कार्यक्रम में इकट्ठा हुई भीड़ मोदी को सुनने के लिए बेताब नजर आ रही थी। हालांकि हुड्डा ने बात संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। कार्यक्रम के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुड्डा ने अपनी नाराजगी जाहिर की। हुड्डा ने कहा कि अब वो कभी पीएम मोदी के किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। वहीं हरियाणा बीजेपी ने भी हुड्डा के भाषण पर वोटिंग को जनाक्रोश का नाम देकर हुड्डा को आड़े हाथों लिया। लोकसभा में नेता विपक्ष का पद मांगने वाली कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस की इस मांग को खारिज कर दिया। सुमित्रा महाजन के मुताबिक नियमों और परंपराओं को देखने पर पता चलता है कि कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद नहीं दिया जा सकता। लोकसभा स्पीकर ने अपने इस फैसले की सूचना कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को खत लिखकर दे दी। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सुमित्रा महाजन को पत्र लिखकर लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग की थी। मोदी सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। केंद्र सरकार आरटीओ विभाग को बंद करने का मन बना रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संकेत दिए हैं कि आरटीओ को बंद करके एक नई व्यवस्था लागू की जाएगी। गडकरी के मुताबिक केंद्र सरकार संसद के अगले सत्र में मोटर वाहन अधिनियम संशोधन विधेयक पेश करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लागू होने पर देश भर में आरटीओ में होने वाली सभी गड़बड़ियां दूर हो जाएंगी। गडकरी ने कहा कि नए कानून के लागू होने से ई गवर्नेंस के जरिए आरटीओ में जड़ तक फैले भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकेगा। इम्फाल की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता इरोम चानो शर्मिला को रिहा करने के आदेश दिए हैं। शर्मिला आत्महत्या का प्रयास करने के आरोप में हिरासत में है। वो तकरीबन 14 साल से मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून वापस लेने की मांग को लेकर उपवास कर रही हैं। शर्मिला को आत्महत्या के प्रयास के आरोपों से मुक्त करते हुए सत्र न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता की अगर किसी और मामले में जरूरत नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष आमरण अनशन करके आत्महत्या करने की उनकी मंशा को सिद्ध करने में विफल रहा है। कहां खुलने वाला है पीएम मोदी का मिनी पीएमओ? क्या है अमित शाह का यूपी प्लान? कहां भीड़ की नाराजगी का शिकार बने नेताजी और कहां सम्मोहन के जरिए हुई लूट की वारदात? देखिए सभी खबरें विस्तार से स्ट्रेट ट्रेंडिंग न्यूज में। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मिशन यूपी पर बात की। शाह ने सूबे की सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि एसपी सरकार के राज में सूबे में कानून व्यवस्था बेहद खराब दौर से गुजर रही है। यूपी सरकार दंगों की जिम्मेदार है। शाह ने कार्यकर्ताओं को अभी से चुनावी मोड में जाने का गुरुमंत्र देते हुए कहा कि हमें अभी से यूपी में सरकार बनाने की तैयारियों में जुट जाना चाहिए और हमें यूपी बीजेपी युक्त बनाना है। इसके साथ ही शाह ने लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली जीत को बेहद अहम बताया।
देश को पीएम देने वाले वाराणसी में पीएम मोदी का संसदीय कार्यालय बनकर तैयार हो चुका है। वाराणसी के रविंद्रपुरी इलाके में बने संसदीय कार्यालय का आज उद्घाटन होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। माना जा रहा है कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र के लोगों से संवाद कायम रखने के लिए ये कार्यालय बेहद अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही इस कार्यालय के जरिए पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं पर निगाह रख पाएंगे, ताकि संसदीय क्षेत्र के लोगों को इस बात का एहसास न हो कि उनका सांसद उनके इलाके से बेजार है। नए बने राज्य तेलंगाना राज्य का सर्वे पहले ही विवादों में घिरा हुआ था। तमाम विरोधों के बाद अब जब सर्वे हो चुका है, सर्वे पर अनियमितता के आरोप लग रहे हैं और ये आरोप खुद सर्वे करने वाले लगा रहे हैं। सर्वे के लिए कॉलेज के जिन छात्रों का सहयोग लिया गया था, उन्हें वायदे के मुताबिक 300 की बजाय महज 150 रुपए ही दिए गए। सूबे की सरकार ने सर्वे को योजनाओं में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बेहद जरूरी करार दिया था। अब जब सर्वे करने वालों को ही उनका वाजिब हक नहीं मिला, तो इससे कई सवाल अपने आप खड़े होते हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता शकुनी चौधरी ने जेडीयू आरजेडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। शकुनी चौधरी ने नीतीश कुमार और लालू यादव की सियासत पर भी जमकर भड़ास निकाली। शकुनी चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को सियासत छोड़ देनी चाहिए। शकुनी चौधरी लालू प्रसाद यादव के उस बयान का हवाला दे रहे थे, जिसमें लालू यादव ने कहा था कि नीतीश ने उनसे गिड़गिड़ा कर गठबंधन करने को कहा था। आपको बता दें कि शकुनी चौधरी के बेटे जीतन राम मांझी सरकार में मंत्री है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू ने शकुनी चौधरी के बयान को निजी राय बताकर बयान से किनारा करने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भीड़ की नाराजगी एक टीएमसी लीडर पर उतरी। एक युवक की मौत से नाराज भीड़ ने टीएमसी लीडर की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल देशरगढ़ कॉलोनी में मृतक युवक इलेक्ट्रिक लाइन ठीक करने गया था। मृतक ने सावधानी के साथ मेन स्विच बंद कर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वो करंट का शिकार हो गया, क्योंकि लाइन में डायरेक्ट करंट आ रहा था। नाराज भीड़ बिजली कंपनी बीसीसीएल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी। जयपुर के नाहरगढ़ इलाके में एक संदिग्ध बक्सा मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब बक्से की पड़ताल की तो बक्से में बारूद और छर्रे मिले। पुलिस के मुताबिक इस बक्से का इस्तेमाल विस्फोटक के तौर पर किया जा रहा था। जयपुर पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बांद्रा पुलिस ने छेड़छाड़ के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों पर एक 21 साल की महिला ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। महिला ने आरोपियों पर लूट के भी आरोप लगाए। पीड़िता के मुताबिक जब वो अपने दोस्त के साथ कहीं जा रही थी, तब तीनों आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। झारखंड के जमशेदपुर में बीजेपी नेता की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने हत्या करने आए बदमाश को पिस्टल के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। साजिश का पर्दाफाश होते ही बीजेपी कार्यकर्ता थाने में इकट्ठा हो गए, जहां उनकी जेवीएम कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ंत हो गई। आला पुलिस अधिकारियों के सामने बहुत देर दोनों पक्षों में गाली गलौज होती रही। इसके अलावा दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस मामले की जाँच करने का भरोसा दिला रही है और साजिश के मास्टरमाइंड को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। ठाणे के एक बैंक में 67,000 की लूट का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। वरसई की रेलवे कॉलोनी के रहने वाले पेशे से मोटरमैन से 3 लुटेरों ने 67,000 रुपए लूट लिए। मोटरमैन के मुताबिक लुटेरों ने सम्मोहन विद्या का इस्तेमाल कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बांद्रा वर्ली सीलिंग पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बुजुर्ग ने अचानक वर्ली सीलिंग से नीचे छलांग लगा दी। बुजुर्ग का नाम लाल सिंह राजपूत है, जो अपनी गाड़ी से वर्ली सीलिंग तक आए थे। बुजुर्ग ने ड्राइवर से कार रोकने को कहा और इसके बाद कार से उतरकर सीलिंग से छलांग लगा दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार को जयललिता ने दिया है कौन सा सुझाव? किन लोगों को कॉर्पोरेट से नौकरी दिलाना चाहते हैं जेटली? किस कार बिक्री में पार किया 1 लाख का आंकड़ा? देखिए सभी खबरें विस्तार से बिजनेस ट्रेंडिंग न्यूज में। बाजार में मंगलवार लगातार छठे दिन भी तेजी रही और बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स करीब 30 अंक की बढ़त के साथ 26,420.67 अंक की नई ऊंचाई पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 23 अंक की मजबूती के साथ रिकॉर्ड 7,897.50 अंक पर बंद हुआ। विदेशी पूंजी प्रवाह जारी रहने, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और दुनिया के प्रमुख शेयर बाजारों में तेजी की खबरों से स्थानीय बाजार में उत्साह बना हुआ था। नई सरकार की नीतियों से इस्पात इंडस्ट्री खुश नजर आ रही है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार की बुनियादी ढांचे की नीतियों पर अमल करने के साथ ही भारत में इस्पात की खपत बढ़ेगी। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के मुताबिक ये नीतियां इस्पात उद्योग के लिए राहत लेकर आई। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में भारतीय इस्पात की खपत सिर्फ 0.6% बढ़ी थी, जो पिछले 4 साल का न्यूनतम स्तर है। ऐसा मुख्य तौर पर घरेलू अर्थव्यवस्था में नरमी और कमतर आयात के कारण हुआ था।
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि वैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर लगाने और वसूलने का जिम्मा राज्यों के हवाले किया जाना चाहिए। जयललिता के मुताबिक केंद्र सरकार की कर संबंधी एजेंसियों को एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच वस्तुओं की आवाजाही पर लगने वाले कर पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ जयललिता ने दोहरे कर वाले बॉन्ड, कर सीमा और अन्य मुद्दों पर आम सहमति बनाने और एक स्वतंत्र मुआवजा व्यवस्था स्थापित करने पर भी जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल तक गिरने से डीजल के सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के दिन करीब आ गए। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सॉक्स का कहना है कि सितंबर में होने वाली मूल्य वृद्धि के बाद तेल कंपनियों को डीजल की बिक्री पर कोई घाटा नहीं उठाना पड़ेगा। इसके चलते सितंबर से बाजार भाव पर डीजल बिक्री शुरू हो सकती है। मंगलवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम 14 महीने के न्यूनतम स्तर पर आने से न सिर्फ डीजल के नियंत्रण मुक्त होने की उम्मीद जगी है, बल्कि पेट्रोल की कीमतों में भी कमी आ सकती है। गूगल ने जेटपैक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी को खरीद लिया, जो इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट से मिली तस्वीरों के आधार पर यात्रा दिशा निर्देश तैयार। गूगल ने जेटपैक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी को खरीद लिया, जो इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट से मिली तस्वीरों के आधार पर यात्रा दिशा निर्देश तैयार करती है। जेटपैक ने कहा कि आने वाले दिनों में इसका एप्लीकेशन एप्पल के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टोर से हटा लिया जाएगा। जेटपैक सैन फ्रांसिस्को से लेकर काठमांडू तक करीब 6000 शहरों के स्थानीय आकर्षण के संबंध में दिशा निर्देश पेश करता है। इमरान हाशमी को किसने मारा तमाचा? रानी मुखर्जी किस बैनर के साथ नहीं करेंगे काम? रोहित शेट्टी किस फिल्म का बनाएंगे रीमेक? और अभिषेक बच्चन किस खेल पर बनाना चाहते हैं फिल्म? देखिए सभी खबरें विस्तार से बॉलीवुड ट्रेंडिंग न्यूज में। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने आर बाल्की की फिल्म शमिताभ की शूटिंग पूरी कर ली है और वे अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हैं। बिग बी ने अपने ब्लॉग पर शमिताभ की शूटिंग खत्म होने की बात कही। आर बाल्की की इस फिल्म में बिग बी के अलावा धनुष और कमल हसन की बेटी अक्षरा हसन भी हैं। अक्षरा इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। रानी मुखर्जी अपने पति आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं करेंगी। रानी की 22 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म मर्दानी का निर्देशन प्रदीप सरकार और निर्माण YRF ने किया है। जब रानी से पूछा गया कि क्या वो केवल अपने घरेलू बैनर में ही अभिनय करेंगी, तो रानी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। रानी ने साफ किया कि उनकी अगली फिल्म YRF के बैनर के बाहर की होगी। रानी ने यह भी पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में YRF में कोई रोल अदा नहीं करेंगी। आमिर खान की फिल्म पीके पर एक बार फिर से मामला दर्ज कराया गया है। इस बार फिल्म के खिलाफ कोर्ट में सिविल सूट दाखिल किया गया है, जिसके तहत फिल्म के पोस्टर और इसके रिलीज पर रोक लगाने की अपील की गई है। मामले की सुनवाई आज होगी। अर्जी में फिल्म रिलीज पर तब तक बैन लगाने की बात कही गई है जब तक फिल्म के आपत्तिजनक दृश्य और पोस्टर नहीं बदले जाते। इस सिविल सूट पर फिल्म के अभिनेता आमिर खान, निर्माता विनोद चोपड़ा और निर्देशक राजकुमार हिरानी ने संसद बोर्ड के सामने अपनी आपत्ति जताई। अभिषेक बच्चन कबड्डी पर फिल्म बनाने की सोच रहे हैं। अभिषेक प्रो कबड्डी लीग की जयपुर पिंक पैंथर्स टीम के मालिक हैं। चर्चा है कि वो कबड्डी पर एक फिल्म बनाने की सोच रहे हैं। वो कबड्डी पर एक सशक्त फिल्म बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वे बेहतर स्क्रिप्ट की तलाश में हैं। अभिषेक चक दे इंडिया से प्रभावित है और कबड्डी को लेकर ऐसा ही प्रयोग करना चाहते हैं। उन्हें प्रो कबड्डी के कुछ मैचों में देखा गया था, जहाँ वो अपनी टीम की जमकर हौसला अफजाई कर रहे थे।